अगर आप कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इस कहानी के सीजन 1 को देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज 2 दिन हो चुका था लेकिन अभी तक पुलिस का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो शक के बेस पर बस यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगस्त आदर्श कमिश्नर से कितनी बार बात करके और थाने का चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे लेकिन इन सब का भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो थक हार कर शाम को वो होटल आ गए। अगस्त से अपने रूम में जाने लगा तो अधिराज ने उससे बात करना चाहा लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने रूम में आकर वैसे ही बेड पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कहाँ है सानवी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, वो भी पुलिस वालों से। उसने तो सुना था पुलिस चाहे तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे, लेकिन यहाँ 72 घंटे हो चुके थे लेकिन कोई क्लू तक नहीं मिला अभी तक। आंखें नींद और थकान से उसकी लाल हो चुकी थी। दिल दिमाग बार बार कोई अनहोनी का सोचकर डर जा रहा था, फिर भी खुद को अंदर से मजबूत करते हुए बोल रहा था नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। कुछ देर बाद वो खिड़की के पास आकर खड़ा होते हुए बोला, कहाँ हो यार, प्लीज़ जहाँ भी हो अब वापस आ जाओ। हर बार तुम जिद करती हो तो इस बार तो मेरी रिक्वेस्ट मान लो। 5 दिन हो गए तुम्हारी आवाज़ सुने, प्लीज़। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। कुछ बूंद आंसू आंखों से आज़ाद होकर गालों पर आ गए। ये वो दर्द था जो इतना मजबूत बनने के बाद भी आखिर में बाहर आ ही गया। आदर्श रूम में आए, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। इस उम्र में भी बच्चों की चिंता एक बाप को क्या से क्या करवाती है। अधिराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गए। अधिराज बोले, सब ठीक होगा लेकिन अब हम पुलिस के भरोसे और नहीं बैठ सकते। मैंने कुछ लोगों से बात किया है, अगर एक बार हम उनसे आमने सामने मिल ले तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। आदर्श बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अधिराज बोले, अभी वक्त इन सब बातों का नहीं है, अभी हमें कैसे भी करके सानवी को ढूंढना है। अगस्त की हालत अब और नहीं देख सकता हूँ मैं। वो मुझसे कुछ बोलेगा नहीं लेकिन मैं जानता हूँ उसे, इस समय वो किस सिचुएशन में है। आदर्श बोले, कब मिलना है। अधिराज, फ्रेश होकर चलते हैं, अगस्त को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। आदर्श बोले, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, बोलकर बाथरूम में चले गए। अधिराज बोले, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं मुझसे अभी भी नाराज हो और इन सब का जिम्मेदार मुझे मान सकते हो, लेकिन कोई नहीं, अब मैं कुछ भी करके तुम्हारी खुशी तुम्हें देकर रहूंगा, ये अधिराज रावत का वादा है। मुंबई का धारावी इलाका, झुग्गी झोपड़ी, यहाँ के जनसंख्या से भी ज्यादा कि कोई एक बार घुस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए। इतने भीड़ में एक छोटे से झुग्गी जिसके चारों तरफ बस टीन सेट रखे हुए थे, दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़ खाना है। कुछ देर बाद उसका हल्का सा दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर जाते हुए, कन्नू क्या हाल है मैडम के, अभी होश आया कि नहीं। सामने यही कोई 20 साल का लड़का कन्नू नहीं उठते हुए बोला, नहीं भाई, लेकिन लग रहा है कभी भी आ सकता है, वैसे ये 3 दिन से अपने होश में नहीं है। इसका क्या मतलब, और ये तो यहाँ की लग भी नहीं रही हैं, तो फिर ये सब क्या झोल है, अपने को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आदमी बोला, काफ़ी अच्छे से पहचानता है तू। और एकदम सही पहचाना, ये अपने मुंबई की नहीं है लेकिन पुलिस वाली है, चुलबुल भाई के आर्डर हैं यहाँ रखने के, जब तक कि पुलिस थोड़ी शांत ना हो जाए। कन्नू बोला, लेकिन सलीम भाई, पुलिस वाले के साथ पंगा जान गंवाना है क्या अपने को, हम तो बस छोटे मोटे काम करते थे, वही अपने लिए काफ़ी था, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। सलीम आकर बैठते हुए बोला, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कुछ दिन इनकी सेवा करनी है। भाई ने बोला है कि इनकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिससे हमें वो 20,000 मिलने वाले थे, अब वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए अगर हमने इनकी खातिरदारी अच्छे से कर दिया तो फिर समझ लो हमें हमारा हिस्सा सूद सहित मिल जाएगा। हम जितना मांगेंगे हमें उतना मिलेगा और फिर हम भी यहाँ से आज़ाद होकर कहीं अच्छी लाइफ जिएंगे, हीरो माफिक। कन्नू बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन पुलिस के साथ पंगे और कैसी खातिरदारी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सलीम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, प्रॉब्लम तो वैसे भी होनी ही है, और तू जानता है अपने इलाके में अगर गलती से पुलिस आ भी गई तो रास्ते भूल जाएगी, इसलिए तो भाई ने ये जिम्मेदारी हमें दिया है। अगर वो गलती से पकड़े भी जाएं तो ये साबित नहीं होना चाहिए कि मैडम को उन्होंने उठाया है, और कुछ दिन बाद जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें मैडम को वापस करके जितना अपना पैसा होगा सब सूद समेत ले लेंगे। कन्नू बोला, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
सलीम बोला कोई गड़बड़ नहीं होगी और अपने जेब से एक लिक्विड उसके हाथ में रखते हुए बोला बस खाने पानी के साथ इसे 2 बूंद डाल देना, उसके बाद सब शांत रहेगा, घबराना बिल्कुल भी मत। यहाँ पुलिस क्या सीबीआई भी नहीं आ सकती। बोल एक आंख दबा कर बाहर जाते हुए बोला खाना खिला देना, हाथ पैर गलती से भी मत खोलना, मैं कल आकर मिलूंगा, आज रात को कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कन्नू अब एक नज़र अपने हाथ में रखे लिक्विड को देख रहा था तो एक नज़र सामने कुर्सी पर बंधे सानवी को, और जब से सुना था कि वो पुलिस वाली है तो उसका दिमाग जैसे अब उल्टा चलने लगा था। 3 दिन से तो वो ऐसे ही नॉर्मल फिरौती समझ रहा था, लेकिन अभी पता चला पुलिस वाली है, और आगे जिस हिसाब से सलीम ने उसे बताया और वे लिक्विड दिया है, कुछ तो बड़ा लोचा है। सोचकर लिक्विड को जल्दी से जेब में रख लिया। 10 मिनट बाद सानवी ने धीरे धीरे आंख खोल दिया और अगल बगल देखा, जहां हल्की सी लाइट जल रही थी। साफ साफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाथ पैर में दर्द हो रहा था, हिलाना चाहा तो पता चला बंधे हुए हैं, जिसे वो चाह कर भी हिला भी नहीं सकती है, लेकिन काफ़ी देर से बांधने की वजह से दर्द हो रहा था। प्यास भी लग रही थी, लेकिन वो है कहाँ। कुछ देर बाद अगस्त का फ़ोन बजा, देखा तो जतिन का नाम फ्लैश हो रहा था, तो उठाते हुए बोला कुछ पता चला। जतिन बोला बाबू मलिक पकड़ा गया है, पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछ रही है, बस जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। अगस्त से बोला जतिन बोला अगस्त भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, सानवी को मिल जाएगी। अगस्त कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लिया। जतिन बोला मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। इधर मुंबई में कन्नू ने देखा सानवी को होश आ गया तो उसके सामने पानी का गिलास रखते हुए बोला पानी। सानवी ने उसे देखा तो वो नज़र इधर उधर करते हुए बोला आपको प्यास लगी होगी इसलिए, अगर नहीं लगी तो मैं। सानवी हाथ बंधे हुए हैं मेरे, जब इतनी मेहरबानी कर रहे हो तो। कन्नू बोला ठीक है, बोलकर गिलास उसके मुंह में लगा दिया। सानवी सारा पानी पी कर एक गहरी सांस लेते हुए बोली इतना अंधेरा क्यों है। कन्नू बोला मेरा काम बस इतना था कि मैं आपको खाना पानी दे दूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और आप मुझे मजबूर भी मत कीजिए। सानवी बोली अच्छा ठीक है, हाथ खोलो, मैं नहीं भाग रही हूँ, बस शायद ज़्यादा देर बांधने की वजह से हाथ दर्द कर रहा है, तुम चाहो तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना, बोलकर उसे देखने लगी। कन्नू सोचते हुए बोला लेकिन। सानवी बोली भरोसा करो मैं नहीं भाग रही हूँ। कन्नू उसे देखने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। सानवी पहले ही समझ चुकी थी कि वो कंफ्यूज्ड है, तो अपने झांसे में लेने के लिए वापस से बोली तुम्हें भरोसा नहीं तो मेरा हाथ देख लो। कन्नू बोला ठीक है लेकिन। सानवी बोली रिलैक्स, थोड़ा भरोसा कर सकते हो। कन्नू बोला पुलिस वालों पर हम भरोसा नहीं करते। सानवी स्माइल करते हुए और ये बात किससे सीख लिया कि पुलिस वाले भरोसों के काबिल नहीं होते, और इस समय तो मैं तुम्हारे भरोसे पर हूँ। तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है। कन्नू आपको हाथ खोलने से मतलब है, खोल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सानवी बोली वॉशरूम कहाँ है। कन्नू उसे देखने लगा। सानवी बोली बाथरूम। कन्नू सामने देखते हुए बोला वो सामने, और उसका हाथ खोलकर जल्दी आने को बोलकर बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सलीम के कहने के बाद भी उसने उसके पानी में उसका दिया हुआ वो लिक्विड नहीं डाला, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन ही नहीं किया। सानवी उठना चाहती थी, लेकिन हाथ खुलने के बाद भी उसके पूरे बॉडी में एक अजीब सा पेन और थकावट महसूस हो रहा था। अचानक से उसे अगस्त से याद आया तो आंखें बंद करते हुए बोली सॉरी, लेकिन मजबूरी है मेरी, आई होप तुम समझोगे। कुछ देर बाद सानवी ने खुद को तैयार किया और पैर को खोलकर वॉशरूम में गई। मुंह धोया, लेकिन थकान अभी भी कम नहीं हो रही थी, हाथ पैर भी बहुत मुश्किल से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कब से वो ऐसे ही है। 10 मिनट बाद सानवी बाहर आई, पानी पिया और एक नज़र रूम को अच्छे से देखते हुए बोली निकलना तो पड़ेगा यहाँ से सानवी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जल्द से जल्द पठान के गले की हड्डी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे मासूम उसके फैलाए गंदगी के शिकार बन जाएंगे। वो भले ही खुद को समर्पण भी कर दे, लेकिन मुझे पता है उसका अगला प्लान क्या होगा। उसने जो जगह अपनी गंदगी फैलाने के लिए गड्ढे खोदे हैं उसमें पानी तो डालना पड़ेगा। सामने दरवाजे पर हलचल हुई तो चेयर पर आकर बैठ गई और सर चेयर से ठिकाकर आंखें बंद कर लिया। कन्नू खाना लेकर उसके चेयर पर रखते हुए बोला खाना खा लीजिए। सानवी ने आंखें खोल दिया और एक नज़र उसे अच्छे से देखते हुए बोली मुझे यहाँ कौन लाया, पठान या। कन्नू बोला मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए आप खाना खाइए। और सानवी बोली तुम जानते हो ना अगर पुलिस यहाँ आ गई तो क्या होगा तुम्हारे साथ, बेमौत मारे जाओगे। कन्नू बोली पुलिस यहाँ कभी नहीं आ सकती। सानवी अब खाना खाने लगी कि दिमाग कुछ तो काम करे। कन्नू उसके सामने खड़ा बस उसे देख रहा था।
कुछ देर बाद उसकी नज़र उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर पड़ी तो नज़र कुछ देर के लिए वहीं ठहर गई। काफ़ी खूबसूरत था, जिसे पाने की लालच उसके मन में आने लगी। सानवी अब बिना उसे देखे बोली, वैसे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि पुलिस नर्क तक पहुंच जाती है? कन्नू बोला, लेकिन ये ऐसा नर्क है जहाँ पुलिस कभी नहीं पहुंचेगी। सानवी बोली, गलतफहमी अच्छी नहीं होती। वैसे खाना कहाँ से लाए हो? काफ़ी टेस्टी बना है। किडनैपिंग छोड़कर और चमचागिरी छोड़ होटल खोल लो, ज़्यादा चलेगा। इज्जत की ज़िंदगी मिल जाएगी। पैसा मुझसे ले लो, अच्छा बिजनेस चलेगा। और अगर नहीं चला तो मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगी, वादा। बोलकर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। कन्नू बोला, आप खाना खाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे लालच नहीं दे सकती हैं। मैं नहीं फंसने वाला आप पुलिस वालों के चक्कर में। पुलिस लालच देकर बेवकूफ़ बनाती है। सानवी बोली, लेकिन हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। तुम मुझे यहाँ से निकलने दो। उसके बाद बोल उसके चेहरे को देखने लगी। कन्नू बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। सानवी ने उसे नर्वस देखा तो पानी पीते हुए बोली, वैसे करी का टेस्ट काफ़ी बेहतर है। वैसे ये खाना शुद्ध तो है ना? कन्नू बोला, मतलब? सानवी बोली, देखो मुझे ये पता है तुम इन सब के पीछे नहीं हो, कोई और है और इसके आगे भी कोई और ये सब एक लंबी चैन है, लेकिन पहला शिकार इसके तुम बनोगे। बोलकर वापस से खाने लगी। कन्नू अब पानी के बोतल में हल्का सा वो लिक्विड मिलाकर उसके सामने रखते हुए बोला, आप कुछ भी बकवास कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। सानवी बोली, अनाथ हो? कन्नू कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। सानवी बोली, ये माफिया और गुंडे किसी के सगे नहीं होते, इसलिए मुझे लगा तुम्हें एक चांस तो मिलना चाहिए। भरोसा नहीं तो बस आजमाने के लिए बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर देखना तुम्हें गोली मार देंगे। और ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को। ये गरीबों का मजाक और जनाजा काफ़ी अच्छे से निकालते हैं। तुम लड़कों के साथ शराब, अफीम, किडनैपिंग करवा कर गलत जगह ढकेल देते हैं और लड़कियों को उठाकर विदेशों में बेचकर अपने घर में शेर चीते रख कर ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके अमीर और दिलवाला कोई भी नहीं है, और डोनेशन भी खूब बांटते हैं। कन्नू बोला, मैं नहीं फंसने वाला आपकी बातों में। बोलकर जाने लगा। सानवी पीछे से बोली, तुम बच्चों की यही प्रॉब्लम है, सही को सुनते नहीं हो और गलत को छोड़ते नहीं हो, और जब छोड़ते हो तो सब कुछ लुटा कर। फिर हाथ धोकर जैसे ही बोतल को हाथ लगाया, कन्नू ने जल्दी से आकर उसके हाथ से बोतल ले लिया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। सानवी उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, अब तुम मुझे यहाँ से खुद बाहर निकालोगे? इतना तो समझ चुकी हूँ मैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ तो असर हो रहा है। कुछ देर बाद कन्नू उसे पानी का बोतल देते हुए बोला, ठीक है, मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। सानवी बोलो। कन्नू, आपके हाथ का ब्रेसलेट। सानवी ने कुछ देर तक अपने हाथ को देखा, फिर उसे देखते हुए बोली, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। इसे उतारने के लिए या तो तुम्हें मेरे हाथ काटने पड़ेंगे या फिर इसकी चाबी जिसके पास है उसे लाना पड़ेगा। कन्नू बोला, मुझे पता था आप बेवकूफ़ बना रही हैं। पुलिस वाले ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर हमारा शोषण करते हैं। सानवी कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करो, किसी ऐसे को लाओ जो इसे निकाल सके, नहीं तो तुम खुद ट्राई कर लो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। कन्नू बोला, नहीं, मैं किसी को नहीं लाऊंगा, आप आराम कीजिए। बोलकर जाने लगा। सानवी बोली, देखो मैं तुम्हें दूसरा इससे महंगा दूंगी, एक बार भरोसा तो करो, लाइफ तुम्हारी इस गंदगी से बेहतर हो जाएगी। कन्नू सोचने लगा, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दिया उसके खाने और पानी में लिक्विड ना डालकर। सानवी बोली, देखो अगर मैं यहाँ से निकल गई तो तुम्हारे साथ साथ बहुत सारी ज़िंदगी बच जाएगी। 3 जुलाई को मुझे किसी भी हाल में मुंबई पोर्ट तक पहुँचना है और मैं इस समय कहाँ हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मुझे पता है तुम्हें बस बेवकूफ़ बनाया गया है। कन्नू उसे देखते हुए बोला, आज 2 जुलाई है। सानवी वाट बोलते हुए उठ गई। कन्नू बोला, आप यहाँ से नहीं जा सकती। बोलकर जाने लगा। सानवी बोली, जाना तो पड़ेगा, वैसे भी वक्त काफ़ी निकल चुका है, अब और लेट नहीं कर सकती, बात को समझने की कोशिश करो। कन्नू बोला, देखिए मजबूर मत कीजिए, किसी को पता चला आप ऐसा कुछ सोच रही हैं भागने के बारे में तो आप ही मुसीबत में फंस जाएंगी। मैं तो बस आपको बचा रहा हूँ। सानवी बोली, यहाँ ऐसे बचा रहे हो? और इतना ही बचाना चाहते हो तो बाहर का रास्ता दिखाओ, मैं खुद ब खुद बच जाऊंगी और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। कन्नू कुछ सोचते हुए बोला, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सानवी बोली, एक बेहतर जिंदगी और जो तुम मांगो। कन्नू ने सोचा, सलीम उसे 20-25 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं देगा, और क्या पता एक बार भरोसा कर ले तो उससे ज़्यादा मिल जाए। सानवी ने उसे सोचते हुए देखा तो बोली, 5 लाख।
कन्नू की आंखें चमक गई। सानवी को समझ आ गया तीर निशाने पर लगा है। कन्नू अपनी बात से पीछे तो नहीं पलटेंगी। सानवी बोली, जब तुमने मुझे बेहोश नहीं किया तभी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो चुका था। पुलिस वालों की आंखें इतनी कमज़ोर नहीं होती, इसलिए भरोसा करो। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार कर निकल सकती हूँ, क्योंकि इस समय मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि 300 लड़कियों को बचाना ज़रूरी है। कन्नू बोला, 300 लड़कियाँ? सानवी बोली, और बातें रास्ते में, पहले रास्ता क्लियर करो। कन्नू बोला, ठीक है, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए। सानवी बोली, भरोसा करो, नहीं होगा। कन्नू बोला, आप तैयार रहिए, मैं बाहर का थोड़ा रास्ता क्लियर करके आ रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। लेकिन जितना अंदर से निकलना आसान था, बाहर सब कुछ उतना ही मुश्किल होने वाला था। उस रूम के पहरेदारी में जगह जगह अच्छे खासे लोग लगे हुए थे। सानवी ने अपने हाथ का ब्रेसलेट देखा और उसे ऑन कर दिया तो एक हल्का सा रेड ट्रांसमीटर जलने लगा। नोएडा पुलिस हरकत में आ गई। सानवी का लोकेशन मुंबई का धारावी इलाका बताने लगा। जतिन बोला, सर, हमें जल्द से जल्द मुंबई पुलिस को कॉल करना होगा और निकलना भी, नहीं तो। कमिश्नर बोले, ये सब किसी का छलावा भी हो सकता है, फिर भी मैं मुंबई पुलिस और धारावी स्टेशन को उसकी जानकारी दे देता हूँ। जतिन बोला, प्लीज़ सर, ये छलावा नहीं हो सकता है। मलिक ने अभी तक मुंह नहीं खोला और मुझे पूरा यकीन है ये सानवी ही कर सकती है। कमिश्नर बोला, कम डाउन, हम पुलिस वाले इतना जल्दी पैनिक नहीं करते हैं। मैं कुछ भी करके अगर ये लोकेशन सही है, कुछ नहीं होने दूंगा किसी को। जतिन बोला, थैंक यू सर, बोलकर बाहर निकल गया और अगस्त को कॉल किया तो वो रास्ते में था, स्टेशन ही आ रहा था। जैसे ही जतिन ने उसे बताया कि सानवी का लोकेशन मुंबई बताया जा रहा है, अगस्त गाड़ी एक साइड लगाते हुए बोला, तुम प्लीज़ मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं निकल रहा हूँ। जतिन बोला, अगस्त पागल मत बनो, पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगी। अगस्त थोड़ा गुस्से में बोला, मेरी बीबी को कुछ भी होगा तो पुलिस वाले सिर्फ अफसोस और कुछ वक्त के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखने आएंगे और कुछ नहीं। और अब मैं ऐसी स्थितियां नहीं लाना चाहता। तुम लोकेशन सेंड करो, मैं जा रहा हूँ। मुंबई बोल फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद जैसे सानवी और कन्नू बाहर निकले, 24 घंटे निगरानी करने वाले सलीम के ड्रोन से आवाज़ आने लगी। सलीम, जो अभी किसी लड़की के साथ था, उठकर बैठते हुए बोला, साले कमीने हरामी, तुमने अपनी जात दिखा दिया। लेकिन भाई अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया और अपना फ़ोन लेकर जल्दी से बाहर निकल कर सबको फ़ोन करने लगा। 1 घंटे बाद जतिन का फ़ोन बजा। अननोन नंबर था तो भी पहले ही रिंग में उठा लिया। उधर से हाँफते हुए सानवी की आवाज़, जतिन, बस मेरी बात सुन लो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुंबई पोर्ट से रात को 3 बजे सैकड़ों लड़कियों को बाहर सप्लाई होगा। उसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बाहर जाने से बचा सकें। नहीं तो एक बार वो बाहर चली गई तो पता नहीं किस हाल में मिलेंगी, या फिर मिलेंगी भी या नहीं। मैं ये काम खुद करना चाहती थी, लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं दोबारा किसी से मिलूंगी भी कि नहीं, ये भी नहीं जानती। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, कुछ भी करके उन्हें बचा लेना। जतिन बोला, सानवी, तुम्हारी लोकेशन अचानक से 2 मिनट बाद गायब हो गई। आखिर हो कहाँ यार? तुम जानती भी हो सबका क्या हाल है। लेकिन उसका फ़ोन टिन टिन करके कट चुका था। जतिन गुस्से में हाथ मारते हुए अब बाहर निकल गया। अगस्त, जतिन, अधिराज, आदर्श और पुलिस वाले इस समय मुंबई में वहां खड़े थे जहां सानवी की आखिरी लोकेशन मिली थी। लेकिन अब इस समय अगर यहाँ कुछ था तो वो था धुआं और कुछ जलती हुई झोपड़पट्टी, जिसमें इस समय शायद कोई नहीं था, या फिर कोई रहा होगा तो जलकर खत्म हो चुका होगा। पुलिस ने सारे इलाके को पहले ही सील कर दिया था। अगस्त बिना किसी भाव वाली खाली आंखों से सामने देख रहा था। यही हाल बाकी सबका भी था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। अचानक से सानवी का पता चलना और गायब होना, और अब ये सब पहेली बनकर रह गया था। लेकिन पुलिस खुद कंफ्यूज थी। इन सब चीज़ों को देखकर पुलिस ने एनकाउंटर में पठान को गोली मार दिया और बाकी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी लीगल इनलीगल थी सबको जब्त कर लिया। मलिक ने सारे जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन सानवी के बारे में उसने भी वही बताया जो जगह सानवी के लोकेशन के पुलिस को मिली थी। लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ धुआं, राख और जलती हुई झोपड़ी के अलावा। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। सब कुछ एक मिस्ट्री लग रहा था, जिसे पुलिस जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उतना ही उलझ रहा है। महाराष्ट्र पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश पूरे जोर शोर से लग चुकी थी, लेकिन ये केस किधर से भी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी।
सानवी का कोई पता नहीं था और उम्मीद भी दूर दूर तक नहीं लग रही थी, ना कोई सुराग और ना ही कोई सबूत। जतिन को सानवी ने जो भी बताया था, महाराष्ट्र पुलिस के मदद से उसने सारी लड़कियों को छुड़ा लिया था। 2 दिन हो गए और जब पुलिस को कोई सुराग न मिला तो केस महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर करके आगे की कार्रवाई करने को बोल दिया। अगस्त गुस्से और बेबसी में कमिश्नर के सामने बैठा था। उसे जवाब चाहिए था और कमिश्नर उसे समझा रहे थे कि पुलिस एक एक चीज़ की जांच कर रही है, जैसे ही कुछ पता चलता है उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। कमिश्नर के साथ साथ अब जतिन, आदर्श और अधिराज भी उसकी स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन उससे क्या बोले ये भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही अब वो किसी का कुछ सुनने के मूड में था। 1 हफ्ते हो गए लेकिन अभी भी पुलिस खाली हाथ थी। सुबह 10 बजे अधिराज, आदर्श और बाकी सारी फैमिली भी अब मुंबई आ चुकी थी। अगस्त को बुलाने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए सब लोग नीचे गार्डन में बैठकर सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। अगस्त यहाँ से जाना नहीं चाहता था और पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। ऐसा और कितने दिन चलेगा? अनुभव उठते हुए बोला, डैड मैं जाकर देखता हूँ उसे, वो 2 दिन में रूम में पैक है और कितने दिन खुद को कैद रखेगा। अधिराज इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोले। 10 मिनट बाद अनुभव सबके पास आते हुए बोला, डैड मॉम अगस्त नहीं है अपने रूम में, बस ये लेटर मिला है। अधिराज उसके हाथ से लेटर लेकर देखने लगे। अगस्त, सॉरी लेकिन अब आप सब घर जाओ, मैं आप सबके साथ वापस नहीं चल सकता और प्लीज़ मेरे पीछे मत आना और ना ही ढूंढना, क्योंकि शायद मिलने के बाद भी अब मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनूंगा। सॉरी डैड आप पर गुस्सा करने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप सब मेरी सिचुएशन समझो, मैं क्या फील कर रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है आपका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप पर गुस्सा किया, इसलिए अब मुझे अकेले रहना है, किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहता हूँ मैं, सॉरी। अधिराज लेटर टेबल पर रख कर सर पर हाथ रख कर बैठ गए। अच्छी खासी फैमिली 1 सेकंड में ख़त्म हो गई, कुछ उनकी गलत फहमियों की वजह से तो कुछ। आदर्श लेटर पढ़ने के बाद उठते हुए बोले, अगस्त ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ उसने ही अपनी बीवी नहीं खोया है, बल्कि मैंने भी अपनी बेटी खोया है। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं हो सकता। वो एक दिन वापस ज़रूर आएगी और वो हम सबको छोड़कर चला गया यहाँ पर। शीतल उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, शांत हो जाइए, हम सब मिलकर समझाएंगे तो मान जाएगा। अधिराज एक नज़र सबको देखते हुए बोले, शायद ये सब मेरे कर्म हैं, बोलकर आदर्श के सामने हाथ जोड़ लिए। उनके आंखों में आंसू देखकर आदर्श उन्हें गले लगाते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने बाद गोवा, रात को 10 बजे ब्लू हेवन बार में लाउड म्यूजिक चल रहा था। कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। कुछ दूर सोफे पर कुणाल, ऋचा, जतिन, स्नेहा बैठकर सामने देख रहे थे। जतिन बोला, यार हम यहाँ घूमने आए हैं या फिर शोक मनाने? ऋचा ने एक नज़र कुणाल को देखा और फिर सामने देखते हुए बोली, हम यहाँ से अगस्त को लेकर जाने के लिए आए हैं। अब और बस करते हैं ना यार, 6 महीने हो चुके इसे यहाँ आए हुए, हम सब ने भी नहीं रोका, करने दिया इसे अपनी मनमानी, लेकिन अब और कितना वेट करेगा? और उसके चक्कर में मवाली बन चुका है। जिस चीज़ से सानवी को नफरत थी वही सब करने लगा। इतना ज़्यादा ड्रिंक कौन करता है? अगर ऐसा ही रहा ना तो अपनी हेल्थ भी खराब कर लेगा। कुणाल बोला, और तुम्हें लग रहा है वो अब जीना चाहता है? ऋचा बोली, कुणाल बोला, सामने देखो और बोलो, ये वही अगस्त है जिसे हम जानते थे, जिसे लड़कियों से प्रॉब्लम थी। सानवी के अलावा भी इसने कभी किसी लड़की को देखा, लेकिन आज कितनी ही लड़कियों को अपने आगे पीछे घुमा रहा है। ऋचा बोली, वो बस घुमाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। कुणाल बोला, देखना एक दिन वो भरोसा भी टूट जाएगा अगर इसका यही हाल रहा तो। ऋचा अपना सर पकड़ते हुए बोली, सानवी आई हेट यू यार, क्यों आई तुम इसकी लाइफ में? सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक अच्छे खासे इंसान को तुमने क्या से क्या बना दिया। कुछ देर बाद अगस्त से उन सबके पास आते हुए, वेटर ड्रिंक दो सबको और सबका बिल आज मैं पे करूँगा, बोल एक बियर की बोतल लेकर पीते हुए सामने आकर सोफे पर बैठ गया। ऋचा बोली, अगस्त ये सब क्या कर रहे हो यार? तुम्हारी ज़रूरत है हॉस्पिटल को, हम सबको है, और तुम यहाँ ये सब में टाइम पास कर रहे हो? अगस्त से हंसते हुए बोला, और मेरी ज़रूरत का क्या? कुछ भी नहीं, इसलिए अब सब कुछ तुम सब संभाल लो। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे यहाँ सुकून मिलता है, इसलिए अब मैं यहीं रहूँगा। जब भी तुम सबका मन हो मुझसे मिलने आ सकते हो, बाकी मैं अब वहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं।
कुणाल बोला, अगत्य पागलपन बंद कर यार, एक इंसान के जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अगत्य उठते हुए बोला, तुम सब एंजॉय करो, मुझे डांस करना है। बोल उठकर जाने लगा। जतिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अगत्य बात करनी है तुमसे। तुम खुद को देख रहे हो क्या थे और क्या कर लिया है खुद का। तुम्हारे जैसा डॉक्टर पूरे लखनऊ में कहीं नहीं था और तुम यहाँ ये सब, अंकल आंटी और बाकी सबको भी तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ चलो भाई। अगत्य अपना हाथ छुड़ाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता मुझे और ना मेरी सिचुएशन को। जिससे इतने ज़्यादा प्यार किया उसने ही नहीं समझा और ऐसे ही छोड़कर चली गई, तो फिर अब किसी से कोई उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। और अब रखना भी नहीं चाहता किसी से कोई उम्मीद, बस इस ज़िंदगी को बोझ समझकर काट रहा हूँ। और आगे मुझे कोई जाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये सब तुम कान खोलकर सुन लो। बोलकर बिना आगे किसी की भी कोई बात सुने आगे बढ़ गया। अब सबने एक दूसरे को देखा और फिर सामने देखने लगे, जहां अगत्य आराम से डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। कुणाल बोला, जतिन क्या लगता है तुम्हें? जतिन बोला, यही कि सानवी के अलावा इसे कोई नहीं संभाल सकता है। सब एक साथ बोले, व्हाट? ऋचा बोली, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? जो इंसान जा चुका है वो वापस कैसे आ सकता है? जतिन बोला, वो नहीं तो उसकी जगह कोई और उसकी लाइफ में तो आ सकता है। कुणाल बोला, वाह, और तुम्हें लगता है कि ये जो सामने बंदा दिख रहा है वो आने देगा? वो खुद को तसल्ली दे रहा है, लेकिन जतिन बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और चलो सब लोग एंजॉय करो, बस देखना कल सब कुछ बदलने वाला है। बोल सबको लेकर स्टेज पर आ गया। रात को अगत्य ने काफ़ी ड्रिंक किया, इसलिए सुबह 10 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी आराम से सोया हुआ था। जतिन ने उसके दरवाजे को हल्का सा खोला और देखा तो वो आराम से सोया हुआ है। एक हाथ में सानवी का फोटो था जिसे सीने से लगाया हुआ था। ऋचा, जतिन सोच लो एक बार, अगर उसे पता चला ये सब तो हमारी जान ले लेगा। जतिन बोला, कुछ नहीं होगा, उसे इन सब से बाहर निकालना हम दोस्तों का काम है, इसलिए सब शांत रहो। बोलकर सामने लड़की को अच्छे से सब कुछ समझा दिया और उसे अंदर भेजकर सब बाहर आ गए। 1 घंटे बाद अगत्य आंखें बंद किए किसी को अपने पास महसूस करते हुए झटके से उठकर बैठ गया, जो आंखें अभी तक नहीं खुली थी। अपने बगल में किसी लड़की को देखकर वो बेड से नीचे कूद गया, तो सामने से वो लड़की भी उठकर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेरे लिए चाय मंगा दो, वैसे भी रात भर तुमने मेरा बैंड बजा दिया। अगत्य उसे घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप, ज़्यादा बकवास नहीं, तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, वरना। लड़की उसे देखते हुए आराम से बोली, ये बेड की हालत देखकर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई भी इसकी सिलवटें देखकर समझ जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। या फिर तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे यहाँ से बाहर भेजना चाहते हो? तो भूल जाओ, मैं कोई रोड छाप नहीं हूँ जो तुम मुझे यूज करने के बाद फेंक दोगे। अगत्य अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोला, देखो लड़की, साफ साफ और इज्जत से बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लड़की बोली, तो ठीक है, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपको करना था आप कर चुके हैं। और अब अगत्य उसका हाथ पकड़कर बेड से नीचे उतारते हुए बोला, बकवास नहीं, समझी? क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। अगत्य रावत कितने भी नशे में क्यों ना हो, वो किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं जा सकता कि वो खुद से नजरें ना मिला सके, इसलिए बकवास नहीं बोलकर उसे रूम से बाहर करने लगा। लेकिन वो उसको झटकते हुए बोली, तो कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर यूं ही कोई इल्ज़ाम नहीं लगा देती है, और आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ जो आप पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, इंस्पेक्टर तारा चौधरी। और अगर मैं बोल रही हूँ तो। अगत्य बिना उसकी बात सुने बोला, मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो, इसलिए बाहर निकलो, मेरा सर वैसे भी फट रहा है। तारा बोली, शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और अब आपने कोई बकवास किया ना तो सीधे जेल में जाएंगे। अगत्य बोला, वाट? तारा बोली, बिल्कुल, आपने एक पुलिस वाले के साथ वो सब किया जो। अगत्य उसके सामने उंगली करते हुए बोला, जस्ट शट अप, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाली हो या फिर कोई लड़की। एंड आई जस्ट हेट पुलिस, और आज से अभी से दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, और पुलिस का जिक्र वो तो भूल कर भी मत करना। बोल बिना उसकी आगे कोई बात सुने दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वहीं नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद सर दरवाजे से लगाते हुए बोला, आई हेट यू सानवी शर्मा, आई रियली हेट यू। तुम क्यों आई मेरी लाइफ में? क्यों क्यों मुझे मरने के लिए छोड़ दिया? एक बार भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने? लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हें महसूस करना चाहता है।
बोलते हुए न जाने कितने भाव उसके चेहरे पर आकर चले गए। ऋचा, कुणाल, स्नेहा और जतिन अगत्य के रूम के अगल बगल ही थे तो आवाज़ सुनकर बाहर आए और तारा को हाल में बाहर दरवाजे को घूरते देखा तो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे को देखने लगे। 2 मिनट बाद जतिन का रूम। जतिन गोल गोल घूमते हुए बोला, यार तारा, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। यहाँ लड़कियाँ क्या क्या कर लेती हैं और तुम एक बंदे को नहीं पटा सकती हो। तारा मुँह बनाते हुए, जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये सब कुछ। जतिन बोला, हाँ पता है नहीं है, फिर भी तुम्हें उसे कैसे भी करके अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। सब जतिन को देखने लगे। जतिन बोला, मुझे क्या घूर रहे हो? कुणाल सरनामे हिलाते हुए बोला, जो 60 साल सानवी के इनकार के बाद भी किसी लड़की से नहीं पिघला, जो जर्मन जाने के बाद भी वापस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आया। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ये मामूली इंस्पेक्टर से इतना कठिन काम होगा? फिर यकीन है तो ठीक है, हम सब भी देख लेते हैं, करो कोशिश। ऋचा बोली, कुणाल, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है ना, करने दो ना, हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते हैं उसको इस हाल में देखकर। कुणाल बोला, लेकिन हम सब जानते हैं कितना भी वो दिखा ले सानवी को भूल गया, लेकिन क्या सच में वो भूल गया? ये बात तुम भी जानती हो, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जतिन बोला, इतना आसान होता है क्या किसी को भूलना, और ख़ास कर उससे जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो? वही हाल उसका भी है, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहा और हम सब ने कुछ भी नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुणाल बोला, ठीक है, करो कोशिश। जतिन बोला, बिल्कुल कोशिश तो मैं करूँगा, और अगत्य रावत मूव ऑन भी करेगा, बस तारा को अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। फिर तारा को देखते हुए बोला, तारा चलो, अकेले में मुझे कुछ बात करनी है, बोलकर उसे लेकर अंदर चला गया। ऋचा बोली, स्नेहा, मैं बोल रही हूँ तुम्हारा हस्बैंड पिट जाएगा। स्नेहा बोली, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ, बोलकर अंदर किचन में चली गई। ऋचा कुणाल के कंधे पर सर रखते हुए, कुणाल बोला, ऋचा बोली, क्या सच में सानवी हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई है? लेकिन ऐसा फील क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो कहीं आसपास है? लेकिन अगर वो आसपास है तो क्या उसे अगत्य की यह हालत भी नहीं दिख रही है? कितना भी वो उसका जिक्र ना करे, लेकिन तुमने देखा उसकी तस्वीर सीने से लगाकर सो रहा था। कोई इतना मोहब्बत करने के बाद भी उससे दूर कैसे जा सकता है? वो भी एक बार नहीं, बार बार। बोलते हुए उसका गला भर गया तो कुणाल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। स्नेहा ने दोनों को देखा तो वापस से अंदर चली गई। कुणाल उसका सर सहलाते हुए बोला, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लेकिन अगत्य की जो हालत है ना, अगर सानवी मेरे सामने आ भी जाएगी ना तो मैं सच में उससे बात नहीं करूँगा। दोस्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं उसे दिया। और उसने अगत्य से उठकर बाथरूम में गया, शावर लिया और बाहर आया तो अपने सीने के टैटू पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, इतना दूर कि फिर कभी भी तुमसे मेरा आमना सामना ना हो। इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में अब तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। बोला, अलमारी से शर्ट निकाला और पहनते हुए न जाने कितनी ही बार उसकी पलकें भीगी तो ड्रावर से बियर निकाल कर पीते हुए अब बालकनी में आ गया। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो वैसे ही आकर दरवाज़ा खोला। ऋचा उसे देखते हुए बोली, अगत्य से क्या है यार, ये सब बाहर उस तारा ने मोहल्ले की आंटियों को इकट्ठा कर लिया है कि तुमने उसके साथ? अगत्य से बोला, वाट? ऋचा उसे देखते हुए बोली, सुबह सुबह पी रहे हो तुम? अगत्य से उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर निकल गया। जहाँ बाहर हल्ला मचा हुआ था उसके घर के बाहर पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो चुके थे। अगत्य से बोला, ये सब क्या हो रहा है? तारा बोली, देख लीजिए आप सब लोग, ये बंदा किधर से शरीफ लग रहा है। रात भर मेरे साथ बिताने के बाद मुझे बाहर करके बोल दिया कि जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए इसके साथ? और भले ही मैं पुलिस वाली हूँ लेकिन हूँ तो एक लड़की ही ना। बोल रोने लगी। अगत्य से अगल बगल देख कर तारा के पास आते हुए बोला, क्या मजाक चल रहा है? तुम एक लड़की होकर ये सब, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? तारा पीछे जाते हुए बोली, अच्छा तो अब ये सब ड्रामा हो गया? फिर जतिन को देखते हुए बोली, आप भी तो पुलिस वाले हैं, तो फिर आप ही बताओ मैं ड्रामा कर रही हूँ? जतिन बोला, अगत्य ने उसे घूर कर देखा। जतिन फिर भी हिम्मत करके बोला, क्या पता बेहोशी में तुमने इसके साथ कुछ आई मीन। अगत्य बोला, ज़्यादा बकवास नहीं, और फिर सबको देखते हुए बोला, आप सब लोग यहाँ से जाएंगे या फिर मैं कोई कंप्लेन करूँ? सब इधर से उधर जाने लगे। कुणाल बोला, अगत्य से एक नज़र घूरकर तारा को देखा और अंदर जाने लगा। ऋचा बोली, अगत्य वो लड़की है, वो झूठ क्यों बोलेगी? और क्या पता नशे में तुमने, यार हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तारा अच्छी लड़की है।
अगत्य बोला, अगर तुम सबने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता, और अच्छी है तो मैं क्या करूँ, ये कुछ भी बकवास करेगी और मैं मान लूँगा। जतिन बोला, अगत्य एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखो। अगत्य अब सबको देखकर अचानक से हंसने लगा। सब उसे ही देख रहे थे कि अचानक से इसे क्या हो गया। 5 मिनट बाद सोफे पर आराम से बैठते हुए एक गहरी सांस लेकर सबको देखते हुए बोला, ठीक है चलो मेडिकल करा लो कि मैंने इसके साथ रात बिताई है, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाएगा ना। एक काम करो, मैं खुद लेकर जाऊंगा इसे और उसके बाद मैं चलूंगा पुलिस के पास, उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। कुणाल ऋचा को देखते हुए धीरे से बोला, मैंने पहले ही बोला था, लो और करो कांड। ऋचा ने उसे देखा तो वो अगत्य को देखने लगा, लेकिन अब सबके चेहरे के रंग उड़ चुके थे, जिसका कारण अगत्य समझ चुका था कि सब जरूर कहीं ना कहीं इन्हीं सबका किया हुआ है, वरना आज तक कोई भी उसके रूम में नहीं आई, तो अचानक एक लड़की उसके रूम में कैसे। जतिन बोला, मतलब क्या है यार तुम ये सब क्या। अगत्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, किसी में इतना भी ताप नहीं जो अगत्य रावत को पिघला सके, उसे पिघलाने वाली सिर्फ एक थी, जिसे देखकर अगत्य रावत की धड़कनें उसकी भी नहीं सुनती थी। इसलिए ये सब ड्रामा बंद करो, बोलकर बाहर जाने लगा। जतिन बोला, अगत्य बोला, सब आराम से रहो, मैं 3 दिन के लिए बगल के गांव में मेडिकल कैंप के लिए जा रहा हूं, लेकिन कुछ देर के लिए आऊँगा और आने के बाद ये लड़की मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। कुणाल बोला, अगत्य मैं भी चलता हूँ ना यार, रुक ना। अगत्य बोला, एंजॉय करने आए हो ना तो बस एंजॉय करो, हर जगह मेरे पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलकर निकल गया। कुणाल सबको देखते हुए बोला, अभी भी कुछ करना है तो आराम से सोच लो, क्योंकि अब मैं तुम सबके बेवकूफ़ी में तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। जतिन बोला, कुणाल तो क्या चाहते हो, सानवी के नाम और एहसास से मर जाए वो। कुणाल बोला, वो नहीं मानेगा यार, तुम सब समझो ना, वो खुद को ख़त्म कर देगा, लेकिन किसी और लड़की के बारे में अभी देखा ना तुमने, और तुम अभी ये सब देख रहे हो, हम काफ़ी पहले से देख रहे हैं, उसे मूव ऑफ करना होता ना तो कब का कर चुका होता। ऋचा बोली, तो फिर क्या ऐसे ही वो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और उसके हॉस्पिटल को उसकी ज़रूरत है। कुणाल बोला, आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो जो करेगा वही करेगा, हमारे कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। ऋचा बोली, हमने सबको बोला था हम उसे वापस लेकर आएंगे। कुणाल बोला, पता है मुझे, और हमने बस कोशिश करने को बोला था, और जब तक है तब तक अपना 100% देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बोलकर अपने रूम में चला गया। जतिन भी वहीं सोफे पर बैठ गया। अगत्य कुछ दूर पर आकर एक साइड में अपनी गाड़ी रोकी और उतरकर टेक लगाकर खड़ा हो गया और सिगरेट जलाकर होठों से लगाते हुए बोला, तुम नहीं हो, इस बात का यकीन क्यों नहीं है, ये दिल आज भी क्यों धड़क रहा है, अगर तुम नहीं तो ये रुक क्यों नहीं रहा है, और हो तो कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। प्रयागराज शर्मा निवास। डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हुए बोले, वकील साहब का आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इनकी हेल्थ डे बाय डे खराब हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। श्रेयांश बोले, जी डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, पापा जल्द से जल्द रिकवर कर जाएं, थैंक यू। डॉक्टर बाहर चले गए। श्रेयांश वहीं हाल में सोफे पर बैठ गया। घर की रौनक ही जैसे खत्म हो गई थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बस चल रहा है। श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने आंखें खोल दी, आंखें भीगी हुई थी उसकी। श्रेया उसके बगल में बैठते हुए बोली, श्रेयांश प्लीज, कम से कम तुम तो मजबूत बनो, वरना मम्मी पापा का क्या होगा। श्रेयांश बोला, पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि सानू की जगह मैं नहीं ले सकता, पापा की जान बचती थी उसमें, और आज हमारे पास वही नहीं है। जब हमारा ये हाल है तो अगत्य का क्या होगा, कैसे जी रहा होगा वो, हम तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। गोवा। 1 घंटे बाद अगत्य अपना बैग पैक कर रहा था। ऋचा बोली, अगत्य हम भी चलते हैं ना यार, यहाँ पर रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो कुछ हेल्प हो जाएगी। अगत्य बोला, नहीं मैं अकेले जाऊँगा। कुणाल बोला, और ये बात तुमसे किसने बोला कि तुम अकेले जा रहे हो। ऋचा बोली, हम चल रहे हैं इसके साथ, सारा डिसीजन ये अकेले नहीं ले सकता है। अगत्य ने उसकी तरफ देखा तो कुणाल उसके पास आते हुए बोला, क्या, ऐसे देखने से हम नहीं मानने वाले, समझा, इसलिए हम चल रहे हैं। अगत्य सर झटक कर अपना बैग लॉक करने लगा। अगत्य अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। ऋचा कुणाल को देखते हुए बोली, अब चलो वरना वो भाग जाएगा। कुणाल बोला, मैं उसे भागने दूंगा तब ना, चलो, और ऋचा के साथ बाहर निकल गया। अगत्य गाड़ी में बैठा तो ऋचा कुणाल जल्दी से आकर पीछे बैठ गया और ड्राइविंग सीट के बगल में जतिन और स्नेहा पीछे बैठ गए। अगत्य बोला, अब ये सब क्या है। जतिन बोला, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम भी चल रहे हैं।
अगत्य बोला, मेडिकल कैंप में जा रहा हूँ, घूमने नहीं। जतिन बोला, तो क्या हुआ, हम भी वहीं जा रहे हैं। और मैं कुछ नहीं, सबको उठाकर इधर उधर तो कर ही सकता हूँ, इसलिए अब चलो। अगत्य को अब मजबूरी में गाड़ी स्टार्ट करना पड़ा। जतिन बोला, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अगत्य बोला, बेतल बटीम गाँव। कुणाल बोला, गाँव गोवा में? सच में भाई, मजाक कर रहे हो क्या? अगत्य गाड़ी साइड करते हुए बोला, नीचे उतरो और जाओ वापस। कुणाल बोला, यार भड़क क्यों रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जस्ट चिल ब्रो। अगत्य ने घूर कर उसे देखा तो वो खिड़की से बाहर देखने लगा और वापस से गाड़ी स्टार्ट कर दिया। ऋचा बोली, कुणाल शांत रहो ना, वरना इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या करेगा, इसलिए प्लीज शांत रहो। बेतल बटीम गांव गोवा, ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही शांत भी। ज्यादा लोग नहीं, लेकिन जितने भी थे इसे काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। एक छोटा सा घर, बाहर से आवाज आई, समर्पण समर्पण, अपने गांव में कैंप लगने वाला है, तुम्हें अपने बाबा को दिखाना था ना, तो शाम तक जाकर दिखा देना। मैंने सुना है काफ़ी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर आने वाले हैं, शहर में इनकी फीस लाखों में है। बोलकर जाने लगा, अंदर से एक तेज आवाज़ आई, सिद्धू रुक। सिद्धू बोला, ये लड़की भी ना कभी एक बार में मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं है। समर्पण अंदर से बाहर आते हुए इस समय बस उसकी आंखें ही दिख रही थी, बाकी पूरा चेहरा ढका हुआ था। सामने आते हुए बोला, कौन आ रहा है अपने गाँव में? सिद्धू बोला, यार घर में तो पर्दा ना किया कर, इतने खूबसूरत चेहरे को ढकने की क्या ज़रूरत है, हमेशा दिल तोड़ देती है मेरा। और शहर से डॉक्टर आ रहे हैं कैंपिंग करने। समर्पण बोली, वो सब तो ठीक है, बाकी ज़्यादा बकवास किया ना तो आंखें सलामत नहीं बचेंगी जो फिर किसी को देख सके। सिद्धू बोला, तुझे देखने के बाद किसी और को देखने की चाहत नहीं है मुझ में। समर्पण उसका कॉलर पकड़कर मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता, तब तक पीछे से आवाज आई, सैम। समर्पण बोली, जा निकल जा, और दोबारा ये बकवास किया ना तो 206 नहीं 606 हड्डियों के साथ समंदर में बहता हुआ मिलेगा। सिद्धू बोला, हाय तेरी ये धमकी, वैसे तेरे बाबा और अम्मा सैम को बुलाते हैं, पूरा नाम क्यों नहीं लेते, इतना अच्छा तो नाम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। समर्पण ने उसे घूर कर देखा तो सिद्धू, आज शाम को आऊँगा, साथ चलेंगे, बोलकर निकल गया और समर्पण अंदर चली गई। 2 घंटे में अगत्य सबके साथ वहां पहुंच गया जहां पहले ही डॉक्टर कैंप लगा रहे थे। अगत्य ने सबसे बात किया और कुणाल ऋचा के बारे में बताया। बाकी जतिन और स्नेहा ने भी सबको ज्वाइन कर लिया। अगत्य बाहर चेयर पर बैठकर कुछ कर रहा था। सामने से उसी के उम्र का एक लड़का उसके पास आते हुए, हेलो मैं डॉक्टर लेविन डिसूजा। अगत्य ने उससे हाथ मिलाया और बैठने को बोला तो वो बैठकर यहाँ के बारे में बताने लगा। वो एक दिन पहले ही यहाँ आ गया था और काफ़ी कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर चुका था। लेविन, यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल हैं, ये तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर कुछ लोग हमारे यहाँ न आ पाएँ तो हमें उनके घर तक जाना होगा। अगत्य बोला, आप चले जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। लेविन बोला, ओके नो प्रॉब्लम मैन। कुछ देर बात करने के बाद लेविन वहाँ से चला गया। अगत्य ने सर को थोड़ा पीछे करके आंखें बंद कर लिया। एक अजीब सा सुकून मिल रहा था यहाँ पर, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के हवाओं में किसी ने उसके दिल का दवा घोल दिया है। कुछ देर बाद कुणाल आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, कॉफ़ी पीना है? अगत्य आंखें खोलते हुए बोला, नहीं। कुणाल उसे ध्यान से देख रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, चेहरे पर थकावट साफ साफ दिख रही थी। अगत्य उठते हुए बोला, खुद पर ध्यान दो, मेरे पर नहीं। कुणाल ने मुंह बनाया तो अगत्य उठकर वहां से चला गया। दोपहर से सबको चेक करते करते शाम और शाम से रात हो गई। समर्पण ने अपनी गाड़ी कैंप के बाहर रोकी और अपने बाबा को लेकर अंदर आते हुए एक कंपाउंडर से पूछकर लेविन के पास आते हुए बोली, डॉक्टर आप मेरे बाबा को अच्छे से चेक कीजिए, इन्हें नींद नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, शुगर भी हो सकता है। और एक काम कीजिए, आप फुल बॉडी चेकअप कीजिए और बताइए इन्हें क्या हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे बाबा को। लेविन बोले, मिस। समर्पण बोली, आप मुझे सैम बुला सकते हैं, लेकिन आपको मुझे नहीं मेरे बाबा को चेक करना है। लेविन बोले, यस, यहाँ मैं जो चेक कर सकता हूँ सिर्फ वही कर सकता हूँ, बाकी फुल बॉडी चेकअप यहाँ नहीं हो सकता। समर्पण उसे घूरते हुए, क्यों नहीं हो सकता है? लेविन बोला, क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा कैंप है, मैं आपको अपने हॉस्पिटल का पता दे देता हूँ, आप अपने बाबा को लेकर आ जाना, मैं वहाँ पर सारा टेस्ट करवा दूँगा। समर्पण बोली, और आपको लगता है ये सब इतना आसान है? मैं अपने बाबा को सुबह से ढूंढ रही हूँ, वो मुझे अब मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर और हॉस्पिटल से प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हैं मैं इन्हें शहर लेकर जाऊँ। एक काम करो, सारा मशीन शहर से यहाँ बुला लो और टेस्ट करो। लेविन बोला, ऐसा नहीं हो सकता है।
समर्पण अब उससे बहस कर रही थी और लेविन परेशान हो रहा था। अगस्त का दिल अचानक से तेज तेज धड़कने लगा और घबराहट से उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा। ऋचा की नज़र अचानक से उसके ऊपर गई तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, अगस्त अगस्त तुम ठीक हो? प्लीज़ बाहर चलो, शायद यहाँ गर्मी में प्रॉब्लम हो रही होगी। कुणाल जतिन जल्दी से उसके पास आए, उसे बाहर लाकर चेयर पर बैठाकर पानी का बॉटल दिया। ऋचा बोली, कुणाल ब्लड प्रेशर चेक करो। 2 मिनट बाद अगस्त जल्दी से आंखें खोलते हुए बोला, सानवी सानवी वो आसपास है कहीं, मुझे ढूंढना है उसे। ऋचा बोली, वाट? अगस्त से उठ गया। कुणाल बोला, अगस्त प्लीज़ शांत हो जाओ भाई, रात हो चुका है और ये सब इतना ज़्यादा काम और स्ट्रेस से हो रहा है, इसलिए बोल रहे थे कि प्रेशर मत लो, लेकिन तुम। अगस्त गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार वो सच में आसपास ही कहीं है। मेरा दिल मुझसे बगावत तभी करता है जब वो आसपास होती है। देखो, महसूस करो कितना तेज धड़क रहा है। बोल उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। कुणाल 2 सेकंड उसे देखने के बाद वापस से उसे बैठाते हुए, मैं समझ सकता हूँ लेकिन प्लीज़ पहले खुद को शांत करो। अगस्त से बोला, तुम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता मेरा हाल, और मैं बोल रहा हूँ वो यही है, तो फिर तुम लोग। जतिन, ऋचा, कुणाल ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग में इस समय बस एक सवाल था, सानवी और यहाँ इम्पॉसिबल, वो यहाँ कैसे हो सकती है? जतिन बोला, कुणाल ये क्या हो रहा है, कहीं इसे दौरे तो नहीं पड़ते? बोलते बोलते रुक गया। कुणाल ने अगस्त को समझाने की कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सबके ऊपर गुस्सा होकर वहां से जाने लगा। कुणाल अब जल्दी से उसे पकड़ते हुए, भाई भाई 1 सेकेंड यार, ठीक है हम समझ गए, सानवी यहीं कहीं है, तो मिलकर ढूंढते हैं ना। अगस्त ने उसकी तरफ देखा तो वो पलके झपकाते हुए ऋचा को कुछ इशारा करते हुए बोला, पहले पानी पी लो, खुद को रिलैक्स करो, फिर आराम से ढूंढेंगे, ठीक है? और अगर वो यहीं है तो हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। अगस्त ने बॉटल लेकर सारा पानी एक ही सांस में ही पी गया। लेविन बोला, देखिए मिस। समर्पण बोली, अगर मेरे बाबा का इलाज यहाँ नहीं हुआ ना तो कल का कल ये सारा कैंप यहाँ से गायब होना चाहिए, वरना। जेवियर डिसूजा जल्दी से उसे पकड़कर पीछे करते हुए, सॉरी डॉक्टर, आई एम फाइन, आप अपना काम कीजिए। सैम चलो यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? समर्पण बोली, बाबा। जेवियर बोले, आई एम फाइन माई प्रिंसेस माई लव, देखो कुछ नहीं हुआ है मुझे। समर्पण बोली, लेकिन एक बार चेक करवाने में क्या प्रॉब्लम है? जेवियर बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, इट्स फाइन। सिद्धू उनके पास आते हुए, सैम। समर्पण ने घूरकर उसे देखा। समर्पण ने लेविन को घूर कर देखा तो वो नजरें इधर उधर घुमाते हुए दूसरा काम करने लगे। समर्पण बोली, सिद्धू तुमने तो बोला यहाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, बस ये फालतू के डॉक्टर है जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये लोगों के किडनी और हार्ट भी चुरा सकते हैं, हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। लेविन बोला, देखिए मिस, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जेवियर अब उसे लेकर जाने लगे। लेविन कुछ सोचते हुए बोला, दिन भर में पहली बार इतनी डेंजरस लोग आए थे। अगस्त से पानी पीने के बाद बेहोश हो गया तो जतिन और कुणाल उसे बगल में लगे टेंट में जाकर सुला दिए। जतिन बोला, क्या है यार, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुणाल बोला, वही तो, सानवी यहाँ कैसे हो सकती है? लेविन उनके पास आते हुए बोला, हेलो डॉक्टर, अगस्त कहाँ है? कुणाल बोला, वो उसकी तबीयत थोड़ा खराब हो गया था इसलिए सो रहा है, एनी प्रॉब्लम? लेविन बोला, एक लड़की आई थी अपने फादर को लेकर और धमकी देकर गई है। कुणाल बोला, वाट? लेविन ने उसे पूरी बात बताई। कुणाल बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लेविन बोलकर चला गया। सुबह अगस्त की नींद खुली तो झटके से उठकर बैठ गया, फिर अगल बगल देखते हुए बोला, सानवी। समर्पण के हाथ से जग का पानी छूटकर नीचे गिर गया, ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने याद किया हो। जेवियर अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग माय डॉल। समर्पण सर झटकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बाबा, वैसे मैंने आज नाश्ते में आलू के पराठे के साथ दही बनाया है। समर्पण टेबल पर नाश्ता लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सामने देखते हुए बोली, बाबा आप मालती आंटी को पसंद करते हो क्या? जेवियर बोले, सी इज़ ओनली माई फ्रेंड। समर्पण बोली, अगर आपको उनसे शादी करनी पड़ी तो? जेवियर हंसते हुए बोले, यू आर किडिंग मी। समर्पण भी अब हंसते हुए नाश्ता करने लगी, लेकिन अंदर से मन अजीब सा अशांत क्यों था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे किसी को जानती भी तो नहीं अपने बाबा और सिद्धू के अलावा। जेवियर नाश्ता करके किसी काम से मार्केट चले गए और समर्पण गार्डन में बिजी हो गई, लेकिन आज मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी जिसका पता उसे कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद झूले पर आंखें बंद करके बैठ गई। अगस्त से उठकर बाहर आया। हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था तो सर ऊपर कर लिया कि मन थोड़ा शांत हो जाए। कुछ देर बाद कुणाल बोला, अगस्त यार भीग रहे हो, बीमार पड़ जाओगे।
अगत्य बिना उसकी बात सुने वैसे ही खड़ा रहा। कुणाल बोला, अगत्य से आंखें खोलकर उसे देखा। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। कुणाल बोला, क्या हुआ, नाराज हो? अगत्य से बोला, नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को क्या लगा कि वो सिर्फ मेरा वहम था? बिल्कुल नहीं, वो यहीं कहीं है। कुणाल बोला, तो फिर बताओ कहाँ है वो, और अगर है तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही है? अगत्य बोला, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे अभी फील कर सकता हूँ और जल्द ही ढूंढ लूँगा। कुणाल बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं, और अब तो पुलिस ने भी वो केस बंद कर दिया। अगत्य ने घूर कर उसे देखा और वहाँ से जाने लगा। कुणाल बोला, अगत्य 2 स्टेप उसकी तरफ लेते हुए गुस्से में बोला, पुलिस ने बंद किया है ना, मैंने नहीं। मैं उसे हर जगह ढूंढता फिरूंगा जब तक कि वो मुझे मिल नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है जब तक अगत्य रावत की धड़कनें चल रही है उसकी भी चल रही है। कुणाल बोला, सच में यार, तुम यार ये पागलपन बंद करोगे? अगत्य उसे धक्का देते हुए बोला, जस्ट गेट आउट, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बुलाया है तुम्हें, समझे? कुणाल बोला, अगत्य गुस्सा मुझे भी दिखाने आता है। अगत्य बोला, हाँ तो दिखाओ ना। कुणाल आंखें बंद करते हुए बोला, अगत्य बोला, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास है? किसी ने बोला नहीं ना कि वो मर गई, इसलिए इतना बकवास कर रहे हो? कुणाल ने खींच कर एक खुसा उसके मुंह पर मारा और घूरते हुए बोला, बकवास नहीं, समझा? अगत्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे सामने है, फिर भी एक शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा उसके खिलाफ, और मेरी बीबी के बारे में तुम सब मिलकर कुछ भी बकवास कर रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। मेरी शराफत का इतना भी फायदा न उठाओ कि मैं भूल जाऊँ सब कुछ, इसलिए आखिरी है ये सब। अब किसी ने मुझसे बोला ना कि सानवी नहीं आएगी वापस, तो सच बता रहा हूँ, सबको गोली मार दूंगा, लेकिन इसके बाद भी उसे ढूंढता रहूंगा जब तक कि वो मुझे मिल ना जाए, बोलकर अंदर अपने कैंप में चला गया। कुणाल बोला, सच में दिमाग खराब हो गया है इसका। जब पुलिस के इतने कुछ करने के बाद भी सानवी नहीं मिली तो फिर यहाँ कहाँ और कैसे होगी? समर्पण से सानवी का क्या रिश्ता है? क्या समर्पण ही सानवी है? अगर हाँ तो वह यहाँ कैसे पहुंची और उसका नाम समर्पण कैसे पड़ा? इसके पीछे का राज क्या है? क्या अगत्य से इसका पता लगाकर सानवी से मिल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।